हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज एक इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का सिद्धांत, थ्रस्टन की थ्योरी, जिसे हम ग्रुप थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं थ्रस्टन, इन्होंने बुद्धि का अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है समूह कारक सिद्धांत। और ये बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करते थे। ठीक, तो समझेंगे कि इन्होंने बुद्धि को कितने प्रकार का बताया है और अलग अलग जो प्रकार बताए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अगर आप सीडीपी साइकोलॉजी की मतलब किसी भी एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ में समझते हैं थर्स्टन की थ्योरी को, जो बुद्धि का सिद्धांत है। ठीक है, तो जो थ्रस्टन थे, थ्रस्टन ने जो जैसे कि बीने हैं, उन्होंने बुद्धि का एक प्रकार बताया है। एक प्रकार सिद्धांत बीने का कहा जाता है, दुई प्रकार सिद्धांत स्पीयरमैन। इस तरीके से बहुकारक सिद्धांत, या फिर हम कहें कि जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी जो दी है, वो दी है गार्डनर ने, जिसका आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो थ्रस्टन है, उन्होंने भी 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आपकी 7 प्रकार की बुद्धि किसने बताई है, तो थ्रस्टन ने बताई है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इन्होंने बुद्धि को माना क्या है। वो जो तत्व है बुद्धि का, उसको एक कारक, द्वि कारक ने मानकर 7 प्रकार के कारक का एक समूह माना है। ठीक है, तो इनके विचार क्या थे। तो थ्रस्टन ने विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंसी होती है, न तो वो सामान्य होती जैसे कि स्पीयरमैन मानते हैं। ठीक है, न तो वो सामान्य योग्यता होती है और न ही विशिष्ट योग्यता होती है, बल्कि यह विविध मानसिक, यानी कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती जैसे बीने मानते हैं। बुद्धि 2 प्रकार की नहीं होती जैसे स्पीयरमैन मानते हैं। ठीक है, तो बुद्धि होती क्या है थ्रस्टन के अनुसार। बुद्धि होती है कि विविध, यानी कि एक प्रकार नहीं, बहुत सारे प्रकार। तो विविध मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका समूह। ठीक है, तो इसको दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्राथमिक योग्यताओं का समूह। सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा थ्रस्टन ने दिया है। प्राथमिक योग्यताओं का समूह कहो, या फिर इसे इंग्लिश में कहे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यानी कि लगभग लगभग आपके जीवन में जो चीजों को लेकर प्रायोरिटी है, जैसे कि हम कहें कि बोलने से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित, स्थान की योग्यता, उसके ज्ञान से संबंधित। ठीक है, और प्रतीकों को पहचानने से संबंधित, तर्क यानी कि सोच से संबंधित, ये सभी के सभी प्राथमिक योग्यताएं हैं। और इन प्राथमिक योग्यताओं के समूह को एक नाम दे दिया गया है बुद्धि। ठीक है, तो इस वजह से प्राथमिक योग्यताओं के समूह को जो बुद्धि कहा है, वो किसने कहा है, तो थ्रस्टन ने कहा है। ठीक, चलिए इसी के साथ में यहाँ पर देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस तो कभी नहीं पूछेगा कि इसका सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, अलग अलग प्रकार से जो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि थ्रस्टन के अनुसार आगमनात्मक तार्किक योग्यता, यानी कि आगमनात्मक बुद्धि का जो प्रकार है उसकी योग्यता क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो थ्रस्टन ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, कुल 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। और अगर हम बात करें गार्डनर की, तो उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। मुख्यतः 7 प्रकार की उन्होंने विश्लेषित भी किया है, 9 प्रकार की बाद में उन्होंने 2 उसको बाद में जोड़ा था। ठीक, उस सिद्धांत को पढ़ने के लिए आप उसे प्ले लिस्ट से जरूर देखें, समझ में आएगा डिफरेंस। तो यहाँ से इन दो जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं बुद्धि के सिद्धांत से, इनकी थ्योरी से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपको मुख्यतः इसलिए पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्रथम प्रकार की बुद्धि उन्होंने क्या बताई। जब सांख्यिकी योग्यता, यानी कि जिस बच्चे में जिस बच्चे में ये एबिलिटी हो कि वो कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझ लेता है, और उसमें एक ऐसा तत्व है जिसमें कि उसे इंटरेस्ट आता है कैलकुलेशन वाली चीजों में, अगर उसे वो ऐसा परिवेश दिया जाए, तो उसका जो एक तरह से जो चेतना है, वो बाकी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन कैलकुलेशन वाली चीजों में, गणितीय चीजों में उसे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ऐसा बच्चा जिसकी योग्यता नंबरिंग को लेकर बहुत ज्यादा उसमें
एक मतलब रुचि हो, इंटरेस्ट हो, तो उस बच्चे में कैसी बुद्धि होगी? उसमें सांख्यिकी योग्यता वाली बुद्धि होगी। सांख्यिकी योग्यता नंबर एबिलिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? एक बच्चा आपकी कक्षा में है जो मैथ में बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है, और उसे कैलकुलेटर या फिर किसी मतलब थोड़ी सी हेल्प की ही जरूरत से, थोड़ी सी हेल्प से ही वो बहुत अच्छे कैलकुलेशन कर लेता है, एक्सरसाइज कर लेता है, और बाकी सब्जेक्ट उसको इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसे मैथ बहुत अच्छा लगता है, तो हम कहेंगे कि उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? थ्रस्टन के अकॉर्डिंग उसमें कौन सी बुद्धि है? नंबर एबिलिटी इंटेलिजेंसी है, यानी कि सांख्यिकी या योग्यता उसमें है, ठीक है? अगर दूसरी बात करें कि उन्होंने जो दूसरी बुद्धि का प्रकार बताया, उन्होंने ये बताया कि वर्बल एबिलिटी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास भी एक भाषा है, आपके पास भी एक भाषा है, अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम किसी ना किसी किन्ह किन्ह शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और उन शब्दों के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं कि अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। कोई बहुत ज्यादा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो कोई बहुत ज्यादा नॉर्मली शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से कोई कोई आपने देखा होगा कि कोई बच्चा आपके क्लास में बोलना बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो कोई बच्चा गुमसुम रहना पसंद करता है, और वो कोई बच्चा बहुत ज्यादा वाचाल है, वाचाल यानी कि उसको बोलने की योग्यता बहुत ज्यादा है उसमें, ठीक है? तो वर्बली उसके किसी किसी बच्चे में वर्बल एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे बच्चे में हम कहेंगे कि उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? तो वर्बल एबिलिटी इंटेलिजेंस है, ठीक है? बात समझ रहे हो? ठीक, तो उसमें इस प्रकार की योग्यता है। बात करें स्थान संबंधी यानी दैसिक योग्यता, स्पेशल एबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि किसी किसी बच्चे को आकृति, स्थान, द्रव्यमान, इन सब का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, वो बिना देखे उस चीज की आकृति, भार और आकर उसको बता सकता है, स्पेस को बता सकता है, ठीक है? किसी किसी बच्चे को मतलब जगहों का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए, ठीक है? जगहों का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, स्थान की जानकारी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन चीजों में। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? उसमें बुद्धि होती है स्थान संबंधी, या फिर उसे हम बेसिक बोल सकते हैं, इंग्लिश में कहो तो इसको स्पेशल एबिलिटी हम बोलें, ठीक है? तो इस प्रकार की योग्यता रखने वाले बच्चे में बेसिक बुद्धि होती है, या फिर हम कहें कि स्थान संबंधी योग्यता बुद्धि होती है, ठीक है? बात करें कि शब्द प्रवाह, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे एज ए लीडर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे जैसे कि धार्मिक नेता होते हैं कुछ, ठीक, आगे जाकर वो ऐसे ऐसे बनते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि कहे कि एक नेता होता है, एक मतलब एंकर होता है, उनके पास में हम कहेंगे कि जो उनका मतलब फ्लुएंसी होती है शब्दों को बोलने की, एक टीचर को भी इसमें काउंट कर सकते हो, क्योंकि जब टीचर खड़ा होकर पढ़ाता है तो उसके शब्दों का प्रवाह रुकता नहीं है। क्यों? वो इसलिए ताकि जो अगर शब्दों का, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं, कॉलेजों में खासकर लेक्चरों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो लेक्चरों में फ्लुएंसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये एक एबिलिटी, यानी कि कोई कोई इंसान इतना अच्छा बोलता है, और दृष्टांतों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि बहुत बड़े पोएट भी होते, कवि भी होते हैं, वो बोलते हुए रुकते नहीं है, और उनको सुनना बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है, ठीक है? तो किसी किसी में ये एबिलिटी भी होती है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? उसमें बुद्धि होगी वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, यानी कि शब्द प्रवाह बुद्धि, ठीक है? बात करें आगमनात्मक तार्किक योग्यता, इंडक्टिव रीजनिंग, ये क्या होता है? तो थ्रस्टन यहाँ पर बताते हैं, थ्रस्टन के अनुसार किसी बच्चे में अगर इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी है, या फिर इंटेलिजेंस का ये एक प्रकार है, तो उसकी विशेषता ये होती है कि वो सामान्यतः क्या करता है कि विभिन्न प्रकार, एक प्रकार की कोई समस्या उसके सामने है, तो उस पर वो विभिन्न प्रकार से सोचेगा, और विभिन्न प्रकार से सोचने के, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पलों के माध्यम से एक सामान्यकरण पर पहुंच जाएगा। सामान्यकरण का मतलब ये होता है कि जब हम अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से किसी एक निष्कर्ष, फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सामान्यकरण करना जानता है बच्चा। तो आगमनात्मक की विशेषता ये होती है कि उदाहरणों के माध्यम से या फिर अनुभव के माध्यम से अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, समस्या का सामान्यकरण कर ले, तो वो विचार आगमनात्मक कहलाता है। ठीक इसके अपोजिट जो निगमनात्मक होता है, वो ये होता है कि नियम, किसी नियम के आधार पर, किसी जो है किसी रूल के आधार पर अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि किसी नियम के आधार पर बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करें, तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है निगमन चिंतन।
ठीक है। तो आगमन चिंतन, आगमन तार्किक योग्यता वो योग्यता होती है बच्चे में कि वो बच्चा एक समस्या पर बहुत सारे विभिन्न तरीकों से सोचने की योग्यता रखता है। तो ऐसे बच्चे में हम कहेंगे कि कौन सी बुद्धि होती है, तो उस बच्चे में आगमनात्मक तार्किक योग्यता वाली बुद्धि होती है। ठीक है। बात करें स्मृति संबंधी योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। अब किसी को आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले कुछ के साथ में कुछ घटना हुई, वो उस बात को आज भी दोहराता है। किसी बच्चे को आपने जो है कुछ याद करने के लिए दिया है, तो एक बच्चे ने को कई बार याद करने पर भी उसको याद नहीं हो रहा है, लेकिन एक बच्चे ने सिर्फ एक बार देखा, दो बार देखा, उसको तुरंत याद हो गया, तो उसकी मेमोरी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप ये देखोगे, फेस करोगे कि बहुत से कोई कोई बच्चा आपकी क्लास में ऐसा होता है कि आप सिर्फ उसको एक चीज को सिर्फ एक बार पढ़ाते हैं, उसको तुरंत याद हो जाता है, तो उसकी मेमोरी एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। तो इस तरह की विशेषता, इस तरह की योग्यता अगर कोई बच्चा रखता है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? उसमें स्मृति संबंधी योग्यता, मेमोरी एबिलिटी, इंटेलिजेंस है। बात करें प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, परसेप्चुअलाइजेशन एबिलिटी, यानी कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसके सामने अगर कोई घटना एक बार हो जाए, तो उसके दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहती है। ठीक है। अगर आप एक बार किसी एक्टिविटी को उसके सामने करके दिखा दो, परसेप्चुलाइज करके, वो उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसका अनुभव ले लेता है और उसे कभी नहीं भूलता है। तो परसेप्चुलाइजेशन एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसमें बच्चा सिर्फ अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से किसी घटना को होते हुए देखता है, किसी एक्टिविटी को होते हुए देखता है, और वो उसे आसानी से सीख लेता है। तो किसी किसी बच्चे में ये बहुत ज्यादा मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है, और किसी किसी बच्चे के सामने कोई चीज करके भी दिखा दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो एक बच्चा जिसमें परसेप्चुअल एबिलिटी है, वो एक से दो बारी से बताने से ही सीख जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा या फिर अदर जो बच्चे हैं, उनको कई बार वो चीज बतानी पड़ रही है, करके दिखानी पड़ रही है। ठीक है। तो उनमें ये एबिलिटी कम है। तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे में ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी चीज को एक बार देखने से, सामने प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई घटना हो रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो उसको एक ही बारी में सीख जाता है, तो उसके अंदर हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता यानी कि परसेप्चुअल एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है। तो उसमें ये इंटेलिजेंस, ये वाला पक्ष बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक। इस प्रकार से हमने समझा कि थ्रस्टन ने 7 प्रकार की जो इंटेलिजेंसी बताई है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होती है ये आगमनात्मक तार्किक योग्यता। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम बहुकारक सिद्धांत पढ़ते पढ़ते हैं थोर्नडाइक का, तो उसमें दोनों प्रकार की बुद्धि का प्रकार उन्होंने बताया है, आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन। तो वहां से क्वेश्चन इस तरीके से ओवरलैपिंग करके पूछेगा कि निम्नलिखित में से आगमनात्मक चिंतन योग्यता की विशेषता या फिर निम्नलिखित में से आगमनात्मक बुद्धि का प्रकार किसने बताया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आगमनात्मक बुद्धि का जो प्रकार बताया है, किसने बताया? थ्रस्टन ने बताया है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे टिक कर ले, समझ ले। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने समझा 7 प्रकार की बुद्धियों को। और इसमें आप एक जो इनमें डिफरेंस है दोनों में, बहुकारक सिद्धांत और जो समूह कारक सिद्धांत है, इसमें यह है कि जो गार्डनर है वो ये मानते हैं कि जो बुद्धि है वो कई मतलब महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है। का जो अलग अलग मतलब उसमें कह सकते हैं कि जो अलग अलग बुद्धि है, उन उन सबका एक जो है अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है। और जो थरस्टन का जो कहेंगे कि समूह कारक सिद्धांत है, उनका मानना ये है कि कोई एक विशेष तत्व इन सब बुद्धियों को आपस में बांधे होता है, और उन तो वो विशेष तत्व इनको जो बुद्धि है, अलग अलग बुद्धियों को अपने कार्य करने के लिए एक मतलब मार्गदर्शन उनका करता है। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस सिद्धांत से ने बुद्धि परीक्षणों एवं उनमें सम्मिलित किए जाने वाले बिंदुओं को स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा थ्रस्टन का। ठीक है। तो इसी के साथ में अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगे तो थैंक यू बोलना मत भूलें। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।